समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची सार्वजनिक कर दी। चुनाव आयोग को वो सूची उपलब्ध करा दी गई है। जब आप इस लिस्ट को देखते हैं तो कई सारी खबरें हैं, कई सारे नाम हैं जो इस लिस्ट में हैं और कई सारे नाम तो ऐसे भी हैं जो इस लिस्ट में नहीं हैं और उनका ना होना भी एक खबर है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी मौजूद हैं। हम दोनों समाजवादी पार्टी के इस लिस्ट पर ही आपस में चर्चा करेंगे और चूंकि अजीत जी समाजवादी पार्टी को कवर भी करते हैं, लगातार उनसे जुड़ी खबरें हमारे बीच में लाते हैं, तो जो हुआ और जो नहीं हुआ दोनों के कारणों को समझेंगे। सर, पहला सवाल बहुत साफ, लिस्ट आपने भी प्रकाशित की, खबर आपके पास भी है, हमारे दर्शकों ने, पाठकों ने उसको पढ़ा है। एक चीज़ जो स्वाभाविक सवाल पूछा जाता है कभी भी, समाजवादी पार्टी यानी चाचा भतीजे के रिश्तों को लेकर खबरें, सवाल अक्सर होते हैं। एक बार फिर ये हुआ कि शिवपाल सिंह यादव इस लिस्ट में नहीं है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम इस लिस्ट में नहीं है, अखिलेश यादव का नाम है। सबसे पहले तो शिवपाल यादव जम्मू कश्मीर के स्टार प्रचारकों की सूची से क्यों बाहर हैं? देखिए उत्कर्ष जी, थोड़ा मैं आपको इसका जवाब देने के लिए थोड़ा बैक में ले चलता हूँ। लोकसभा चुनाव पर देखिए, सपा नेतृत्व ने, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को बदायूं का प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उन्होंने बदायूं लोकसभा से खुद चुनाव नहीं लड़ा और अपने बेटे के लिए टिकट मांगा। और इस पर वो मीडिया के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो उनके खेमे की जो खबरें आई वो ये है कि वो यूपी से बाहर की राजनीति नहीं करना चाहते, खासकर दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते। वह उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं, अब वह अपने आप को यूपी की राजनीति तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ये लोकसभा चुनाव के दौरान ही सेटल हो गया था। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग इसको चर्चा बना रहे हों, कुछ मीडिया हाउस भी इसको चर्चा बना रहे हों, लेकिन जो मेरा मानना है कि ये बहस शिवपाल यादव जी यूपी के बाहर नहीं जाएंगे, ये लोकसभा चुनाव के दौरान ही बहुत कुछ साफ हो गई थी। इसलिए उनका नाम इस सूची में ना होना कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आपने ये तो स्पष्ट किया, लेकिन अब कुछ एक नामों पर बात करते हैं। डिम्पल यादव का नाम इस सूची में नहीं है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम इस सूची में नहीं है। ये वो नाम है, और कम से कम डिम्पल यादव के नाम की बात करें तो समाजवादी पार्टी का शायद सबसे बड़ा महिला चेहरा है। उनकी जो अपील है, और पिछले कुछ वक्त में खासतौर पर इस बार जो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से आप देखें, चाहे राहुल गांधी पर उठ रहे सवाल हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, वो जिस तरीके से मुखर रही हैं और खासतौर पर महिलाओं से जुड़े मामलों पे अगर उनका नाम होता, वो अपील करती, तो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा राज्य भी है जहां महिला वोटरों का प्रतिशत या वोटर टर्नआउट बेहतर माना जाता है। हालांकि 10 साल से चुनाव नहीं हुए, लेकिन वहां ये माना जाता है कि महिलाएं एक ज्यादा संख्या में निकल कर वोट करती हैं, और डिम्पल यादव अगर होती तो वो शायद ज़्यादा प्रमुखता से उनको प्रभावित कर पाती, उनका नाम ना होने पाने के कारण। देखिए उत्कर्ष जी, ये खुद जो सपा के जब सूची बाहर आई तो सपा के लोग भी, सपा के जिम्मेदार जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इस सूची को देखकर थोड़े आश्चर्यचकित हुए कि उस डिम्पल का नाम नहीं है। इन्होंने उसको चौंकाया जी। और डिम्पल यादव जो है लोकसभा के अंदर लगातार उनकी उपस्थिति हम देखें पूरे समय वो बनी रहती है। पॉलिटिकली बहुत साउंड है, हर मुद्दे पर बोलती भी है, मीडिया के सामने आती है, मीडिया से बचती नहीं है। और जम्मू कश्मीर चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर होना चाहिए, और मध्य प्रदेश चुनाव में तो उन्होंने प्रचार किया भी था। उत्तर प्रदेश में किया था, मध्य प्रदेश में भी किया था, मध्य प्रदेश में भी किया था। उत्तर प्रदेश तो खैर एक बात ऐसी है कि सपा का एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, एक मजबूत आधार है, जनाधार है, तो यहाँ तो एक बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहाँ सपा का आधार नहीं है, डिम्पल यादव वहाँ गई थी, कई जनसभाएं की थी जी। तो यहाँ और अगर समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को वहाँ भेजने का निर्णय लेती तो ये उसके लिए ये वहाँ के मतदाताओं के लिए एक संदेश भी होता कि समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव को काफ़ी जो है गंभीरता के साथ लड़ रही है। हालांकि अखिलेश यादव का नाम है, स्टार प्रचारक हैं, वो वहाँ उन्होंने अभी 14 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि आप जम्मू कश्मीर जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन्होंने बहुत कहा था कि वहाँ का संगठन अगर हमको बुलाता है, जरूरत समझता है, तो हम वहाँ जाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि वो जाएंगे, क्योंकि उनका नाम सूची में नाम है, जाएंगे। अब एक सवाल संगठन की दृष्टि से, और उसके बाद जो नाम हैं उन पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम भी नहीं है।
संगठन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिवपाल यादव के बारे में आपने जो बातें कही उसकी पूरी विपरीत बातें प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर लागू होती हैं। वो पार्टी की केंद्रीय राजनीति को देखते हैं, वो दिल्ली ज़्यादा रहते हैं, वहाँ से जो राष्ट्रीय स्तर की नीतियाँ होती हैं, हमने देखा कई बार जो विपक्ष की बैठकें रहीं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव उसमें समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका नाम भी नहीं है जो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पार्टी का समर्थन रामगोपाल यादव जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में भी नहीं गए थे, और मध्य प्रदेश का चुनाव तो सपा ने काफ़ी उसका प्रचार जो है वो अखिलेश यादव कई दिन वहाँ रहे थे और बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने, चूंकि कांग्रेस से एक टसल भी पैदा हो गई थी, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना भी साधा था, तो इस वजह से भी अखिलेश यादव उसमें रहे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ गठबंधन कांग्रेस ने उनको सीटें वगैरह नहीं दी थी, वो सब प्रकरण हम लोग जानते ही हैं जी। और लेकिन रामगोपाल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, प्रोफेसर रामगोपाल मध्य प्रदेश के चुनाव में भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। और समाजवादी पार्टी ने जो उनको भूमिका दी है वो ज़्यादातर जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, दिल्ली में जो राजनीति है, चाहे वो चुनाव आयोग के साथ हो, चाहे वो जो है वो दूसरे दलों के साथ हो, क्योंकि अगर हम देखें मध्य प्रदेश चुनाव में भी जो गठबंधन की बातें हो रही थी, तो उसमें जो दो प्रमुख नेता थे मध्य प्रदेश चुनाव में, तो उसमें एक प्रोफेसर रामगोपाल थे और दूसरे जो है जो इनके राज्यसभा सदस्य हैं जावेद अली जी, वो थे। ये दो लोग थे। तो वो बैकडोर पॉलिटिक्स में ज्यादा रहते हैं। बैकडोर पॉलिटिक्स में ज्यादा रहते हैं और ज्यादातर दिल्ली तक ही, दिल्ली के इर्द गिर्द की या जो राष्ट्रीय स्तर की जो वो उनकी भूमिका है वही उनका वो अपने आप को, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको वहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं लगाया गया। एक इस लिस्ट को जब मैं देखता हूँ और आपके हाथ में इस वक्त भी वो लिस्ट है अजीत जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं कुछ नामों को अगर आप कहें तो मैं जिनके ऊपर आपसे बात करना चाह रहा था खास तौर पर, आप देखिए इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का। उसके बाद धर्मेंद्र यादव जा रहे हैं, तो डिंपल यादव नहीं जा रही, शिवपाल यादव नहीं जा रहे, लेकिन परिवार से फिर हमको दिखाई देता है कि धर्मेंद्र यादव जा रहे हैं। इसके बाद मैं कुछ नामों की बात कर रहा हूँ जो पहली बार के सांसद और खूब चर्चित भी रहे, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज और इकरा हसन। अगर आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा इन नामों पर बताएं कि इनकी भूमिका क्या हम ये माने कि पार्टी में बढ़ती दिखाई दे रही है, सीधा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आ गए, इनके सांसद बनने के बाद पहले चुनाव और चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, अवधेश प्रसाद का जाना बहुत सपा का जो है एक रणनीति का हिस्सा है जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उसने बनाई है, क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या जो फैजाबाद सीट है यानी अयोध्या से लोकसभा का चुनाव जीते हैं जी, और सपा उनके नाम को आगे रख रही है ये दिखाने के लिए कि जहां राम मंदिर बना वहां जनता ने हमारे प्रत्याशी को जिताया, और एक धर्मनिरपेक्ष जो प्रतीक है उसके रूप में अवधेश पर जो उसका समाजवादी पार्टी की जिन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है उनमें एक धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी है, और उस धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में अवधेश प्रसाद का नाम लगातार समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। इसी रणनीति का हिस्सा है कि जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, जो वहाँ की जो जनसंख्या का धार्मिक और जातिगत आधार पर जो वहाँ उसका स्वरूप है, तो उसमें ये संदेश देना भी जरूरी है कि यूपी और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता को तरजीह ही नहीं देती, बल्कि उसकी इस रणनीति को आगे भी बढ़ाती है और जनता भी उनकी इस रणनीति पर मोहर लगा रही है। ठीक है, तो ये तो चलिए अवधेश प्रसाद एक मैसेजिंग के लिए एक सिंबल के तौर पर आगे जा रहे हैं। अब बात करें फर्स्ट टाइम या पहली बार के सांसदों की, इकरा हसन। हाँ, जहाँ तक आपने जहाँ तक बात की है, ये समाजवादी पार्टी की इकरा हसन का नाम, देखिए दो बातें हैं इकरा हसन जो मुझे लगता है, एक तो जब हम चुनाव प्रचार में जाएं तो एक फोटोजेनिक चेहरा होता है, वो बहुत अहम होता है। इकरा हसन मुस्लिम है, फोटोजेनिक चेहरा है, अच्छा बोलती हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, पूरा परिवार जो है उनका पिता भाई ये सब राजनीति में अहम, माता भी उनकी, माता भी, सब उन्होंने ये इस तरह से अहम स्थान उनका इससे पहले भी रहा है। तो राजनीति उनको विरासत में मिली है और समाजवादी पार्टी को लगता है कि जम्मू कश्मीर जो खासकर मुस्लिम बहुल स्टेट है जी, वहाँ इनका अच्छा इनकी भूमिका हो सकती है, इसलिए इकरा हसन को ले गए। पुष्पेंद्र सरोज पढ़े लिखे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में
वह बहुत जो है कहना चाहिए दोनों ही भाषा के साथ जो है वो इजी है और अपनी बात रख सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रिया सरोज की, तो प्रिया सरोज भी पहली बार की सांसद हैं, युवा हैं और जम्मू कश्मीर जहां सपा अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है कि इसके बहाने वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की ओर बढ़ सके, वहाँ ये 3 युवा चेहरे रखकर उनकी ये कोशिश है कि हम युवाओं को कश्मीर के एक संदेश दे सके कि अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे युवा तो समाजवादी पार्टी उनको यहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ उन्होंने इकरा हसन को, पुष्पेंद्र सरोज को और प्रिया सरोज को पहुँचाया है। ठीक है, एक अंतिम सवाल जो इन नामों पर मैं पूछना चाहता हूँ, उसको अगर दूसरी दृष्टि से देखें, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से पहले पार्टी अपने नए सांसदों को प्रचार की दृष्टि से तैयार कर रही है? कई बार ये कहा जाता है ना कि नेता बनाने पड़ते हैं, ये उनके लिए भी मौका हो सकता है कैसे प्रचार करना है, किन तरीके की बातें बोलना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य भी है जहाँ आप बहुत बड़ा नुकसान अपना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब मंचों से नेता बोलेंगे पार्टी की लाइन पर, तो शायद ये समझ भी आ जाएगा कि इनमें से कौन ऐसा होगा जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक तौर पर प्रयोग किया जा सकता है यहाँ होने वाले उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों की ओर। क्योंकि इन नेताओं को अगर आप देखें, जो आप इक्वेशन जम्मू कश्मीर की दृष्टि से बता रहे हैं, चाहे प्रिया सरोज हो, पुष्पेंद्र सरोज हो, इकरा हसन हो, ये उत्तर प्रदेश की भी जातिगत डेमोग्राफी के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर ये उभर कर निकलते हैं। तो क्या ये भी एक हिस्सा हो सकता है रणनीति का? देखिए, बिल्कुल है। समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे उत्तर प्रदेश में भी सत्ता तक पहुंचे और दूसरे राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। दूसरे राज्यों में उपस्थिति दर्ज कराएगी तो एक राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, उत्तर प्रदेश में सत्ता तक पहुंचेगी तो भी दूसरे राज्यों में उसका विस्तार आसान होगा और वो एक और बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। आपने एक बात उत्कर्ष जी देखी होगी जी, लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव भाजपा के कुछ बड़े नेताओं पर आक्रामक नहीं हो रहे थे। अपने बयानों में उनका नाम लेने से, उन पर राजनीतिक हमला करने से उस तरह से नहीं कर रहे थे जितना वो पदनाम के साथ कर रहे थे। उनके नाम से नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के प्रमुख नेता उनके निशाने पर हैं जी, और ये उनकी इस रणनीति के तहत है कि अब हमें इससे आगे बढ़ना है तो हमें पब्लिक का सेंटीमेंट समझते हुए उस लाइन पर हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने वोट को प्लस कर पाएंगे, अपना जो आधार वोट है उसमें कुछ और प्लस कर पाएंगे। तो इस रणनीति अखिलेश यादव हर वो काम कर रहे हैं जिससे यूपी की सत्ता में पहुंच सके, जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा सके और वह जो बातचीत होती है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे अनौपचारिक बातचीत हो, वह ये बात बताने में भी पीछे नहीं हटते कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम इन राज्यों में क्यों बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस पूरी लिस्ट की इनसाइट्स बताने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे समाजवादी पार्टी से जुड़ी ढेर सारी खबरें, क्योंकि अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2 राज्यों में चुनाव होने और समाजवादी पार्टी की अपनी भूमिका सीट नेगोशिएशन से लेकर तमाम मुद्दों पर, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तो है ही है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। और अजीत जी, हम फिर लगातार आपका इसी तरीके से सहयोग और वक्त लेते रहेंगे। हमारे तमाम दर्शक जिन्होंने इस चर्चा को देखा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाहिर करें, अपना वक्त दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।